प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। यूजीसी नेट जून 2025 की तैयारी के तहत पेपर 1 जनरल टीचिंग एप्टीट्यूड टॉप क्वेश्चंस के रूप में रिवीजन फटाफट मिक्स्ड पीवाईक्यू बाइलिंगुअल हिंदी एंड इंग्लिश का पार्ट 3 सेशन साझा करेंगे। सेशन पर नए हैं तो काइंडली सपोर्ट, लाइक, कमेंट, शेयर करें जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। तो ज़्यादा विलंब न करते हुए प्रश्न की ओर चला जाए। प्रश्न है 1 नंबर पर, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1 है, बोधगम्य स्तर पर शिक्षण में विद्यार्थियों को समीक्षात्मक रूप से चिंतन और उनके अधिगम अनुभवों के अनुचिंतन को प्रोत्साहित करना समाविष्ट होता है। कथन 2 है, स्मरण स्तर पर शिक्षण में रटन स्मरण होता है और आलोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित नहीं करता है। इंग्लिश इसकी है, गिवन बिलो are 2 statements. Statement 1, teaching at the understanding level involves encouraging students to think critically and reflect on their learning experience. Statement 2 है, teaching at the memory level involves rote memorization and does not encourage critical thinking. इसमें ABCD का ऑप्शन दिया गया है, कौन सा हमारा सही हो जाएगा? प्रश्न है कि बोधगम्य स्तर पर यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल पर जो छात्र है उसमें समीक्षात्मक रूप से चिंतन नहीं। यहाँ जो है वह चिंतन की कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ जो है उदाहरण की बातें होती है। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया जाता है, एक दूसरे से अंतर बतलाया जाता है, वो होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल और उनके अधिगम अनुभवों के अनुचिंतन को प्रोत्साहित करना समाविष्ट होता है। ऐसा कुछ नहीं है, बोधगम्य स्तर पर चिंतन है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं कथन 1 हमारा गलत है। कथन 2 कह रहा है कि स्मरण स्तर पर शिक्षण में रटन स्मरण होता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ रोट मेमोराइजेशन होता है। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, क से कबूतर, ख से खरगोश, यहाँ रटा जाता है। स्मरण स्तर इसको बोला जाता है, मेमोरी लेवल को। और वही कह रहा है आलोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित नहीं करता है, यानी थिंकिंग लेवल जो है वह यहाँ हमें क्रिटिसिज्म करने के लिए कोई बातें नहीं होती है, क्योंकि यहाँ स्मरण स्तर है। तो और लगा देने के बावजूद भी ये दोनों जो है हेड एंड टेल कहीं ना कहीं हमारा सही है कि यह आलोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित नहीं करता है। यह आलोचनात्मक को कौन करता है? तो होता है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल। तो 2 हमारा कथन सही हो रहा है, 1 गलत है, 2 सही है। स्टेटमेंट डी आंसर आपका जा रहा है। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। ऑप्शन डी सही। सही आंसर का मिलान है। नेक्स्ट है 2 पर, ऐसी अनुपस्थितता संबंधी व्यवहार को निम्न में से क्या कहा जाता है जिसमें बच्चे अपने माता पिता की पूर्वानुमति के बिना जानबूझकर कक्ष अथवा विद्यालय की कक्षा से बाहर की गतिविधियों से अनुपस्थित रहते हैं? ए छल करना, बी नखरे करना, सी झूठ बोलना, डी पलायनशीलता। इंग्लिश है, द अब्सेंटिज्म रिलेटेड बिहेवियर इन व्हिच चिल्ड्रेन willingly make themselves absent from the classroom activities of the school without the prior permission of their parents is called as A cheating, B tantrums, C lying और D है truancy। सही विकल्प हमारा पूछा जा रहा है ABCD के ऑप्शन से। तो यह जो है आपका जो बच्चे क्लास में चले जाते हैं और क्लास से गार्जियन समझ रहे हैं कि हमारा बच्चा पढ़ने के लिए स्कूल गया है और स्कूल से वह यूं आउट हो जाता है कि किसी को पता नहीं चल पाता है, तो इस अनुपस्थितता को क्या कहा जाएगा? छल करना नहीं, चीटिंग नहीं है, नखरे करना यह भी नहीं है, झूठ बोलना यह भी नहीं है। क्या है? तो यह है आपका ट्रुएंसी, पलायनशीलता।
ऑप्शन डी हो जाएगा। सही आंसर का मिलान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक कह रहा है कि लघु अवधि स्मृति में संवेदी सूचना को उसी रूप आकार में संरक्षित व प्रतिघारित किया जाता है जैसे वह मूल रूप में प्राप्त हुई थी। कथन दो है, तात्कालिक स्मृति में संवेदी सूचना विशिष्ट चाक्षक व शब्द प्रभाव, प्रतीकों, चिन्हों व शब्दों के रूप में प्रतिघारित किए जाने के लिए कूटकरण की प्रक्रिया के अध्याधीन है। इंग्लिश है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट वन, in short term memory the secondary information is preserved and retained in the form and shape as it was originally received. Statement 2 कह रहा है, in immediate memory sensory information is subject to a process of an encoding for being retained in the form of spatial, visual and auditory impressions, symbols, sign and words. दोनों स्टेटमेंट के बारे में ऑप्शन ABCD में दिया गया है, कौन सही है कौन गलत है बताना है। तो लघु अवधि स्मृति में यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी में संवेदी सूचना को उसी रूप में संरक्षित और प्रभावित किया जैसे वह मूल रूप में प्राप्त हुई थी। तो ऐसा तो है नहीं कि वह मूल रूप में जैसा है वैसे ही हमें हमेशा के लिए, वो भी उसमें भी लगा हुआ है लघु अवधि, इन शॉर्ट टर्म नहीं, लंबी अवधि की बात कुछ और होती है। तात्कालिक स्मृति में संवेदी सूचना विशेष चाक्षक शब्द प्रभाव, प्रतीक और चिन्ह शब्दों के रूप में प्रतिघारित किए जाने के लिए कूटकरण की प्रक्रिया के अध्याधीन है। यह भी कथन आपको कहीं न कहीं संदेह पैदा कर रहा है कि आँख, शब्द, प्रतीक, चिन्ह व शब्दों के रूप में प्रतिघारित किए जाने की, तो आपको दूसरा कथन भी गलत है। पहला तो गलत था ही, दूसरा भी हमारा गलत है। इस प्रकार ऑप्शन क्या हो जा रहा है, स्टेटमेंट वन इज नहीं, बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर फॉल्स, ऑप्शन बी की ओर। सही आंसर का मिलान है। नेक्स्ट है 4 पर, निम्नलिखित में से अधिगम प्रबंधन प्रणाली LMS के कौन कौन से उदाहरण हैं। ए कहूट, बी कैनवास, सी केनेवा, डी मूडल, ई पैडलेट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम LMS। इसको बोला जाता है LMS। ए कहूट, बी कैनवास, सी कैनवा, डी मॉडल, ई पैडलेट। तो जो है आपका LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जो अधिगम प्रबंधन प्रणाली के नाम से जाना जाता है। तो कौन कौन से उदाहरण है, कहूट नहीं है, कैनवास नहीं है, कैनवा नहीं है, मूडल नहीं, पैडलेट नहीं है, तो क्या है A and D ओनली, यानी कहूट और मूडल नहीं, अभी नहीं है। तो क्या होगा, ए कह रहा है बी एंड डी ओनली। बी है आपका कैनवास। तो कैनवास से ही कोई कलर वगैरह कुछ लिखने के लिए भी आवश्यकता होती है, तो ये आपका कैनवास सही है। डी कह रहा है मूडल, मूडल भी उतना ही उपयुक्त है दोनों के लिए। तो सही विकल्प क्या हो रहा है, बी एंड डी, ऑप्शन ए की ओर है। सही आंसर का मिलान है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पर है, स्वनिर्देशित अधिगम के निम्नलिखित में से कौन कौन से प्रमुख अभिलक्षण है? ए स्व अनुवीक्षण, बी अधिगम का स्वामित्व लेना, सी उपचारात्मक शिक्षण, डी शिक्षक उन्मुखी और डी है अधिगम का विस्तार। इंग्लिश है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रोमिनेंट फीचर्स ऑफ सेल्फ डायरेक्शन लर्निंग? ए सेल्फ मॉनिटरिंग, बी टॉकिंग ओनरशिप लर्निंग, सी रिमेडियल टीचिंग, डी टीचर ओरिएंटेड, ई एक्सटेंशन ऑफ लर्निंग। 5 कथन दिए गए हैं, कोई 3 कथन का चयन करना है। क्या हो जाएगा? प्रमुख अभिलक्षण के बारे में पूछा जाता है कि स्वनिर्देशित, जो खुद से निर्देशित, अपनी ललक पैदा कर करके कि हमें कुछ पढ़ना है, कुछ सीखना है, तो वो हमारा है स्वनिर्देशित। इसमें कोई कुछ उसको खटर पटर नहीं कर रहा है। तो यहाँ देखा जा रहा है कि डी जो है हमारा यह शिक्षक उन्मुखी है। शिक्षक तो यहाँ है नहीं, और उन्मुखी किसका करेंगे? शिक्षक। तो स्व निर्देशित के अंतर्गत यहाँ स्वयं, तो स्वयं कब होगा? जब हम किसी शिक्षक की हेल्प नहीं लें, तो यह शिक्षक उन्मुखी नहीं है। उपचारात्मक शिक्षण, तो इसी में न बच्चों को एक साथ बैठा कर करके कुछ कुछ सिखाया जाता है, तो ये है हमारा उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक रिमेडियल ओनरशिप लर्निंग। और अधिगम का विस्तार, यह एक्सटेंशन ऑफ लर्निंग कौन करता है? तो कहीं ना कहीं टीचर महोदय का काम है। क्या हो गया? यह भी सही है, यानी ये हमारा नहीं वाले को काट दे रहे हैं, तो बच क्या रहा है? ए। अधिगम का स्वामित्व बी और ई। ए, बी और ई है ऑप्शन बी की ओर। सही आंसर का मिलान। चलिए 6 पर है, किसी क्षेत्र में विद्यार्थियों के कार्यों का संकलन जिसमें वृद्धि, आत्मचिंतन और उपलब्धि प्रदर्शित होती है उसे कहा जाता है? ए सकारात्मक व्यवहार, बी व्यक्तिगत विकास, सी उपाख्यानात्मक अभिलेख, डी पोर्टफोलियो। इंग्लिश है, ए कलेक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स वर्क इन एन एरिया showing growth, self reflection and achievement of is called as a positive practice, b personal development, c anecdotal record और d है portfolios। तो बच्चों का जो कार्य होता है और उसे एक जगह एकत्रित रख करके उसके शारीरिक, मानसिक, भौतिक और वर्तमान में जो भी गतिविधियाँ होती है उसको टीचर द्वारा सहेज कर रखा जाता है, वो होता है हमारा पोर्टफोलियो। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 6 पर 7। अधिगम के द्वितीयक नियम निम्नलिखित में से कौन से हैं? ए बहुप्रत्युत्तर का नियम, बी सहचारी स्थानांतरण का नियम, सी प्रभाव का नियम, डी अनुरूपता का नियम, ई अभ्यास का नियम। इंग्लिश है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग? ए लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, बी लॉ ऑफ एसोसिएटिव लर्निंग, सी लॉ ऑफ इफेक्ट और डी है लॉ ऑफ कॉन्फर्मिटी, ई लॉ ऑफ एक्सपीरियंस। द्वितीयक नियम की बातें हो रही है अधिगम में जो दिया गया है। द्वितीयक नियम हमारा कौन कौन सा है? प्रश्न यही है। तो बहुप्रत्युत्तर का नियम सही है, बहुप्रत्युत्तर का नियम सही है, यानी ए सही है। बी कह रहा है सहचारी स्थानांतरण का नियम,
तो एक जगह से दूसरे जगह जो हमारा एसोसिएट होता है यह नियम अधिगम का कहलाता है, यानी बी भी होगा। उसके बाद कहा जा रहा है कि प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम, अनुरूपता का नियम। तो यहाँ जो है अनुरूपता का नियम यह आपको है। यहाँ जो है प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। प्रभाव लॉ ऑफ इफेक्ट और रस्सी का थोड़ा, यह अभ्यास का नियम, यानी कौन सा सही हो जा रहा है हमारा, ए बी सहचारी स्थानांतरण का नियम, यह भी ठीक है। एंड डी अनुरूपता का नियम, ए बी और डी, ऑप्शन बी की ओर है। सही आंसर का मिलान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 पर। मिस्टर किम अपने विद्यार्थियों के लिए संजीव लाइव मतदान एवं प्रतिपुष्टि के लिए एक उपकरण बनाना चाहता है। इस हेतु निम्नलिखित में से कौन से सर्वाधिक उपयुक्त होंगे? ए मेंटोमीटर, बी स्क्रीन कास्टोमेटिक, सी पैडलेट, डी पॉली एब्रीवियर, ई बुक क्रिएटर। इंग्लिश है Mr. Kim wants to create a live polling and feedback tool for his students in the context which of the following would be most suitable? A. Mentimeter, B. Screen Castomatic, C. Padlet, D. Poly Abbreviator, E. Book Create। ऑप्शन है ए बी सी डी में कोई में 2 तो कोई में 3। ए है बी सी और डी। इसमें आपका मेंटीमीटर, मेंटीमीटर और पॉली एब्रीवियर। ए एंड डी ओनली, ऑप्शन बी। सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 पर। स्व-विनियमित अधिगम द्वारा अनुपालित विभिन्न सोपान निम्नलिखित में से कौन से हैं? ए लक्ष्य निर्धारित करना, बी कार्य का विश्लेषण करना, सी अधिगम को विनियमित करना, डी योजनाओं को आविष्कृत करना, ई युक्तियां एवं कार्यनीतियों अधिनियमित करना। इंग्लिश है व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप फॉलोड बाय द सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग? ए सेटिंग गोल्स, बी एनालाइजिंग द टास्क, सी रेगुलेटिंग लर्निंग, डी डिवाइडिंग प्लान्स, ई इनएक्टिंग टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटजीज। पूछा जा रहा है कि स्व विनियमित अधिगम यानी सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग में कौन कौन सो मानने लायक सोपान है। सोपान मतलब स्टेप बाय स्टेप। इंग्लिश इसकी है व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप फॉलोड बाय द सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग? ए सेटिंग गोल्स, बी एनालाइजिंग द टास्क, सी रेगुलेटिंग लर्निंग, डी डिवाइडिंग प्लान्स, ई इनएक्टिंग टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटजीज। ऑप्शन आपको ए बी सी डी में दिया गया है। क्रम से बनाना है कि कौन पहले होगा, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। कोई भी कार्यक्रम की शुरुआत जो होती है तो वहाँ पर सबसे पहले होता है एनालिसिस यानी विश्लेषण से। तो यहाँ हमारा विश्लेषण कह रहा है बी।
बी विश्लेषण करना, यहाँ जो है हमारा कहीं ना कहीं बी शुरू में है, तो बी यहाँ मिल रहा है सी में शुरू में। ए कह रहा है लक्ष्य निर्धारित करना, हम क्या करना चाह रहे हैं इसके लिए यह एक टारगेट होना चाहिए और उस पर अमल भी हो, यानी बी के साथ ए लक्ष्य निर्धारित करना। उसके बाद कह रहा है अधिगम को विनियमित करना, रेगुलेटेड लर्निंग, बी ए सी। चले उसके बाद बी ए सी नहीं, डी होना चाहिए ना, डी योजनाओं को आविष्कृत करना, पुनः युक्तियाँ एवं कार्यनीतियाँ अधिनियमित करना, ई हो गया। उसके बाद अंत में है रेगुलेटेड लर्निंग, उसके प्लान को एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसफर किया जाए। तो सही विकल्प हमारा क्या हो रहा है, सी की ओर है। चलिए सही आंसर का मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 की ओर, निर्माणात्मक मूल्यांकन की विविध प्रमुख विशेषताएं क्या है। ए यह शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण रणनीतियों के प्रयोग के लिए अध्यापकों को प्रतिपुष्टि प्रदान करता है। ए बी है यह शिक्षार्थियों को अधिगम में सक्रिय और सतत रूप से संलग्न करने में सहायता करता है। सी यह शिक्षार्थियों की अधिगम दक्षता को बढ़ाने में मदद करता है। डी यह शिक्षार्थियों के समय ग्रेड और प्रमाणन में योगदान करता है। ई यह शिक्षार्थियों की एक कालावधि में प्राप्त अधिगम का सार प्रस्तुत करता हूँ। ऑप्शन आपको ABCD में दिया हुआ है। इंग्लिश इसकी है व्हाट आर द वेरियस सैलिएंट फीचर्स ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। बी कर रहा है इट प्रोवाइड्स नीड फीडबैक टू द टीचर्स टू यूज टीचिंग सेटिंग्स अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द लर्नर्स। सही क्या होगा, फॉर्मेटिव एवैल्यूएशन के बारे में निर्माणात्मक, निर्माण जैसा कि नाम से स्पष्ट है, निर्माण करना, छात्र को जहाँ बिल्कुल एकदम ना किसी से छल कपट, जो मन में आया वही उल्लासपूर्वक करता है। तो हमारा कहा जा रहा है कि निर्माणात्मक मूल्यांकन यानी छात्र है और शिक्षक है, इन दोनों के बीच जो भी गतिविधियां आयोजित होती है वो है हमारा निर्माणात्मक मूल्यांकन। प्रश्न यही है। यह शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण रणनीतियों के प्रयोग के लिए अध्यापकों की प्रतिपुष्टि प्रदान करता है। चूँकि यह निर्माणात्मक है तो फेस टू फेस बातें होती है, तो जो सवाल पूछा जा रहा है उसे उसका फीडबैक मिलता है, यानी आंसर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये हमारा सही है। बी कह रहा है यह शिक्षार्थियों को अधिगम में सक्रिय और सतत रूप से संलग्न करने में शायद, यह भी सक्रिय और सतत, यही तो हमारा टीचिंग का मेन फोकस है, यानी ए के बाद बी भी है। चलिए नेक्स्ट कर रहा है यह शिक्षार्थियों को अधिगम दक्षता को बढ़ाने में मदद करता है। अच्छा, यह जो है जो घर की गार्जियन है उसके संदर्भ में यह बोला जा रहा है। तो यह जो है हमारा निर्माणात्मक मूल्यांकन यानी ए बी और सी, ये अधिगम दक्षता को बढ़ाने में मदद करता है। ए बी और सी, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बी और सी, सी की ओर। सही आंसर का मिलान है। तो ये थे आपके कुछ चुनिंदा महत्वपूर्ण प्रश्न। टीचिंग एप्टीट्यूड का सेशन पढ़ रहे हैं तो काइंडली सपोर्ट, लाइक, कमेंट, शेयर करें। वीडियो ज़्यादा लंबा न बने, यही बाइंड अप किया जाता है। अगले वीडियो में पुनः
अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे और सेशन साझा किया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।